हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जेई के जो हमने लास्ट टाइम 4 क्वेश्चन शुरू किए थे वहाँ से। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस देखे हैं उनके लिए आगे के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। तो देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो ग्राफ से रिलेटेड थे, रिलेटिव मोशन में। कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड थे। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो बोट और स्ट्रीम वाला होगा उसमें डिफरेंट सिनेरियो है, और जो मूविंग ट्रक्स या बाइसाइकिल वाला है उसमें अलग सिनेरियो है। तो जिन्होंने भी पहले के 4 क्वेश्चन देखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जो कि CUCT 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 साइक्लिस्ट विथ वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन ऑन द रोड्स इज 8 किलोमीटर्स. A truck moving in the opposite direction of cyclists meet both cyclists after an interval of 5 minutes. What is the speed of the truck? सबसे पहले तो हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि दोनों साइक्लिस्ट जो हैं दोनों का ही स्पीड 25 किलोमीटर है और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मूव करने का क्या मतलब होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर प्लस होगी या माइनस, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए साइकिल 25 किलोमीटर रखते हैं, 25 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ बी साइकिल भी 25 किलोमीटर पर आवर है, तो क्योंकि दोनों ही साइकिल सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, VA यहाँ पर है और VB यहाँ पर है, क्योंकि दोनों के बीच में 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है और ट्रक को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 मिनट लगे हैं, तो जो साइकिल होंगे उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, VAB इज इक्वल्स टू 25 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि साइकिल सेम डायरेक्शन में थे और दोनों का स्पीड भी एक जैसा है, कांस्टेंट 25 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 0। हम इसे अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा VA इज इक्वल्स टू VB है वो 25 मल्टीप्लाई बाई 5/18 हो जाएगा। इसे हम 125/18 कंसीडर करते हैं, इतना मीटर पर सेकेंड। वैसे ही हमें बोला गया है कि जो टाइम लग रहा है T1 ट्रक को वो है 5 मिनट उन दोनों साइकिल्स को क्रॉस करने में। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड्स। तो 300 सेकेंड का टाइम इंटरवल है और वेलोसिटी ऑफ साइकिल 125 डिवाइड बाय 18 मीटर्स पर सेकेंड है। इसमें अब हम देखेंगे कि हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक का ओरिजिनल स्पीड पूछा गया है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या होगा, जैसे रिलेटिव स्पीड, अगर साइकिल इस तरफ से आ रही है और ट्रक इस तरफ से आ रही है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ट्रक और साइकिल। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड होगी उसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पीड निकालने के लिए हम रिलेटिव में से माइनस करेंगे जो इन दोनों का साइकिल का स्पीड है वो। हम देखते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ याद रखनी है, जो कि VA इज इक्वल्स टू VB है, वो है 125 डिवाइड बाई 18 मीटर्स पर सेकेंड, और वैसे ही हमारा T1 है वो है 300 सेकेंड्स। ठीक, अब हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं इन दोनों ट्रक्स का विथ रिस्पेक्ट टू दोनों ही बाईसाइकिल, क्योंकि बाईसाइकिल का स्पीड एक जैसा ही है दोनों का और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ट्रक के साथ जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों ही साइकिल की वो एक जैसी होगी। तो यहाँ पर ट्रक का हमें वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में कवर किया है ट्रक ने। तो वो रिलेटिव होगा या ओरिजिनल होगा, वो रिलेटिव होगा क्योंकि साइकिल भी तो चल रही है।
ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 20 स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रक जो होगी वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि है 8 किलोमीटर, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर्स, 8000 डिवाइड बाई टाइम जो कि है 300 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रिलेटिव स्पीड 80/3 के आसपास आ रहा है, इतना मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा रिलेटिव स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल का स्पीड। अब हम ओरिजिनल वेलोसिटी निकालेंगे, तो जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगी साइकिल कह रहा हूँ, ट्रक की, तो ट्रक का जो ओरिजिनल वेलोसिटी होगा वो उसके रिलेटिव में से हम साइकिल के डिस्टेंस को माइनस करेंगे, साइकिल की स्पीड को माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ साइकिल, या तो VA या तो VB, क्योंकि दोनों का एक जैसा वेलोसिटी था तो दोनों के साथ रिलेटिव स्पीड जो होगी उस ट्रक की वो भी एक जैसी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 3 माइनस 125 डिवाइड बाई 18। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 80 मल्टीप्लाई बाई, LCM तो सबने पढ़ा होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 18, तो हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो ये 80 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 6, और ये हो जाएगा माइनस 125 डिवाइड बाई 18, और ये चेंज होकर हो जाएगा 80 इंटू 6, 8 6 48, 480 माइनस 125 डिवाइड बाई 18। 480 में से 125 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 355। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 355 डिवाइड बाई 18। तो 355 डिवाइड बाई 18 क्या होता है? 18 355 ऑलमोस्ट 2, तो ये 36 हो जाएगा। हम इसे ऑलमोस्ट 0 0 कंसीडर करके, अगर ये 360 होता तो ये 20 के आसपास आएगा। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेशन करके मान लेते हैं कि स्पीड इसका 20 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास है, जो ओरिजिनल स्पीड होगा ट्रक का। ठीक, तो बहुत ही आसान सा सवाल, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयरन नेल के बारे में है, और ये सवाल जो है वो जेई में पूछा गया है 2017 में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमें जेई में 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 2017 में आया था मेंस में। देखिए क्या पूछा है कि एन आयरन नेल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम रेस्ट। अब जिस भी सवाल में डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, सबसे पहले वहाँ डायग्राम बनाया जाएगा। इतनी देर हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे वो लीनियर वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ये भी लीनियर वाला ही है, लेकिन यहाँ पर हम एक हाइट से नेल को गिराएंगे। तो क्योंकि ये लीनियर जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो लगा सकते हैं। सभी ने वो क्वेश्चन देखा होगा, हमने उसे कैसे कैलकुलेट किया था, कैलकुलस यूज करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उस हिसाब से S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि एक आयरन नेल है जिसे रेस्ट पोजीशन से एक बिल्डिंग का हाइट है 165 मीटर, यहां से फेंका जाएगा। तो क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है वो पहले, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर्स पर सेकेंड का। यहाँ पे अब क्या दिया है कि हाइट जो है 165 है और साइमल्टेनियसली दूसरे नेल को फेंका जाएगा, रेस्ट पोजीशन में ही है वो भी, और उसका जो हाइट है वो है 130 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है 130 मीटर हाइट। 5 सेकेंड के बाद व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर हाइट। अब
हम जैसे देखते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें यूज़ करने के लिए कहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का। क्योंकि ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर पॉजिटिव लगेगी। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि 5 सेकेंड के बाद हो सकता है कि ये पहला वाला नेल यहाँ आ जाए और दूसरा वाला नेल यहाँ आ जाए। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद डिफरेंस देखते हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने कहा था हम यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। और एक और लॉजिक भी है जो ये लगाने के बाद मैं बताऊंगा, जो कि आसान तरीका होता है इसका आंसर निकालने के लिए। क्योंकि जेई में तो आपको बस MCQs मार्क करने होते हैं, वहाँ पे स्टेप से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर पहले सिचुएशन के लिए करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी यू टी, वो u जो है वो तो 0 ही है, टाइम 5 सेकेंड का कहा गया है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि ये है 5, सॉरी ये है 2। ये अब हो जाएगा 25 इंटू 2 जो कि होता है 50 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर का है। अब अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर का दिया गया है, मतलब ये अब यहाँ से आकर 115 मीटर पर आके अटकेगा। मतलब 50 मीटर ट्रैवल करने के बाद अब इसका स्पीड जो है वो 100, स्पीड कह रहा हूँ मैं, इसका जो अब हाइट है वो सिर्फ 115 मीटर रह गया है। और जो 130 मीटर पर चीज़ थी उसको जब नीचे फेंका जाएगा तो वो होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरे सिनेरियो के लिए। और ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 25 इंटू 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी 50 मीटर ही आया है। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, क्योंकि यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें 2 आयरन नील की बात की गई है, कोई किसी मास की बात नहीं की है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखते हैं तो जो फ्री फॉल होता है वो वेट के हिसाब से अलग अलग बॉडी पर अलग अलग लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ उस प्लैनेट के रेडियस और उसके मास पर डिपेंड करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट पर। इसका मतलब इन दोनों पर एक्सेलरेशन एक जैसा ही लगेगा एक समय पर। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में इनिशियल डिफरेंस 35 मीटर का था, तो d इज इक्वल्स टू h1 माइनस h2 जो कि 165 माइनस 130 जो कि हो जाएगा 35 मीटर, जो कि इनिशियल डिफरेंस था इन दोनों के बीच का 35 मीटर। तो वो 35 मीटर तब तक मेंटेन करेगा जब तक पहला वाला जो नेल है वो नीचे ज़मीन पर नहीं गिर जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों पर एक जैसा लग रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक जैसा है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है। अगर हम इसे इससे ज़्यादा रफ्तार से नीचे लाना चाहते हैं तो इसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हम इसे फोर्स लगाकर नीचे थ्रो करेंगे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर हमें डिफरेंट एक्सेलरेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों ही मेथड सही है आपके लिए, क्योंकि अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि काइनेमेटिक्स में जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वहाँ पर मास इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इस वजह से जो इनिशियल हाइट में डिफरेंस था वो हमेशा मेंटेन होता हुआ चल जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर चोर और पुलिस हैं, एक बिजनेसमैन को चोर लूट रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि देखा जाएगा कि एक चोर की गाड़ी है
जिसका इनिशियल स्पीड दिया है 35 मीटर पर सेकेंड का, और एक बिजनेसमैन है जो कि एक दूसरे कार में है और वो भी ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम सबसे पहले इसे चेंज करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि एक चोर है जिसने एक बंदूक की गोली चलाई है उस बिजनेसमैन के कार की तरफ ताकि वो चोरी कर सके, और उस बुलेट का स्पीड है 150 मीटर्स पर सेकेंड। द स्पीड इट विल हिट द कार ऑफ द बिजनेसमैन इज। तो ये जो स्पीड है बुलेट का, ये उसका ओरिजिनल स्पीड है, ये उसका रिलेटिव स्पीड नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने पूछा है स्पीड इट विल हिट द कार, तो वो रिलेटिव स्पीड होगा। सबसे पहले हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो चोर की जो गाड़ी है उसके लिए हम लिख लेते हैं कि VA है और उसका स्पीड है 35 मीटर्स पर सेकेंड। वैसे ही बिजनेसमैन जो है वो VB होगा जो कि 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 18 में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 18 5 90 और ये हो जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड। तो 25 मीटर्स पर सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर हमें स्पीड दिया है बुलेट का, तो हम वो भी लिख लेते हैं कि SB जो है वो स्पीड ऑफ बुलेट है और वो है 150 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कार जो चोर की है और जो बिजनेसमैन की है उसके बीच में क्या है। क्योंकि जो चोर की गाड़ी है बुलेट तो वहीं से आई है, तो उसका रिलेटिव स्पीड और चोर की गाड़ी का रिलेटिव स्पीड लगभग एक दूसरे से मैच करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार्स देखते हैं रिलेटिव, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और जब भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होता है। तो जो रिलेटिव होगा यहाँ पर कार्स के बीच में, कार्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा VB माइनस VA, जो कि होगा 25, यहाँ पे हो जाएगा ये 35 माइनस 25, जो कि हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड का रिलेटिव वेलोसिटी है हमारे पास उस कार, दोनों ही कार के बीच में, और जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ दिस बुलेट इज 150। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि इस कार और इस बुलेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो सकता है। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बुलेट while hitting a car is equal to original speed प्लस रिलेटिव। तो क्योंकि यहाँ पर 150 और 25 एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ओरिजिनल स्पीड ऑफ बुलेट माइनस स्पीड ऑफ कार, तो ओरिजिनल स्पीड जो बुलेट का है वो है 150 और कार का जो स्पीड है वो है 25, तो ये हो जाएगा 125 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब 125 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से वो बुलेट उस कार को हिट करेगी, और हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 125 मीटर्स पर सेकेंड। ये क्वेश्चन किसी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था, मेरे हिसाब से कर्नाटका के स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। वैसे हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार निकालने की कोई खास ज़रूरत है नहीं यहाँ पर।
यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है जो इस सवाल में नहीं पूछा गया है कि दोनों कार के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तब हम इसे भी निकालेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है तो हमें बस इसी चीज़ से लेना देना है। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। आई होप सबको अच्छा लगा हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। जेई में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन 2018 में आया था और एक बार ये क्वेश्चन 2014 में आया था। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j। तो आई होप सबने वेक्टर्स पढ़ा ही होगा, सबको पता है i, j और k का मतलब क्या होता है। वो एक तरीके का यूनिट वेक्टर है जो कि x, y और z डायरेक्शन या एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमें वेलोसिटी दिया है इनिशियल, इसका मतलब u जो है वो है 3i + 4j और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.4i + 0.3j। 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, इसका मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो, और टाइम 10 सेकेंड का दिया है। बहुत ही बेसिक सा सवाल। यहाँ पर हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, पहला वाला जो कि है v = u + at, जिसे आसानी से हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला भी डराइव कर लेते हैं। यहाँ पर हमें v ही ढूंढना है और इनिशियल क्या है 3i + 4j और ये हो जाएगा प्लस एक्सेलरेशन है हमारा 0.4i + 0.3j और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3i + 4j + 4i + 3j। तो i और i वाला टर्म और j वाला टर्म एक साथ ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7i 3 + 4 7i + 4 + 3 7j। हम अब इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी 3j कह रहा हूँ मैं, ये भी 7j है, क्योंकि i + j हमें एक यूनिट वेक्टर दे सकता है, क्योंकि ये जो 7 और 7 है वो एक जैसा है, तो हम इसे 7√2 लिखेंगे। क्यों 7√2 हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, तो ये 7j था और ये 7i है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7√2। वैसे हम इसे निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस इक्वेशन यूज़ करके, h² = u² + v² या फिर 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 49 + 49, जो कि हो जाएगा h = √2 × 49, जो कि हो जाएगा 7√2। तो यही मेथड यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ही यूज़ किया है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लास 10th में ज़रूर देखा होगा। तो अ पार्टिकल हैज़ अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सा सवाल और उसका आंसर है 7√2 मीटर्स/सेकेंड। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं, जो कि 9th क्वेश्चन है इस जेई सीरीज का। देखिए सवाल क्या पूछ रहे हैं कि एक पैराशूटिस्ट है, एक पैराशूट चलाने वाला, जो कि बेल आउट हो रहा है 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब वो कहाँ बेल आउट हुआ ये हमें नहीं बताया है, उन्होंने बोला है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ से वो कूदा होगा और यहाँ से लेकर 50 मीटर तक बिना फ्रिक्शन के वो नीचे गिरा है।
बिना फ्रिक्शन का मतलब कोई डिसेलरेशन या कोई रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। तो when the parachutes open, it decelerates at 2 meters per second square. He reaches the ground with the speed of 3 meters per second. At what height did he bail out? सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा इसका, इस पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, इसके बहुत नीचे ग्राउंड है और यहाँ पर आने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड की है। तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास 50 मीटर्स दिया हुआ है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a और s। यहाँ से अगर हम निकाल लें तो ये लगभग हो जाएगा v इज इक्वल्स टू इनिशियल हमें पता है कि 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन हमें दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाई 50। ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 50 लगभग 10, तो 10 इंटू 20 और 5 2 ज़ा 10। तो ये हमारा लगभग हो जाएगा 1000। तो वेलोसिटी जो हमारी है वो 1000 का रूट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। इस हिसाब से क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब 9.8 मीटर्स पर सेकेंड सीधा लगाया जाएगा उस पर। अब यहाँ से लेके यहाँ पर फ्रिक्शन होगा 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर का, जो कि उसका डिसेलरेशन है। तो हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कैसे पहुँचेंगे ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो इस पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी होगा वो डिसेलरेशन शुरू होते वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और s हम निकाल लेंगे कि वो नीचे कब गिरा, कहाँ से कूदा था। तो यहाँ से जितनी दूर ज़मीन होगी वहाँ से वो कूदा होगा। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई कितनी देर में गिरा ये हमें नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें टाइम ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं, हम टाइम नहीं ढूंढेंगे, हम सीधा ये निकाल लेते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as लगाकर कि ये v स्क्वायर है इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई s हमें चाहिए, और ये है 3 का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर इनिशियल, माइनस 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस 20। सॉरी ये 5 नहीं, ये s है, 2 2 ज़ा 4 4s, मैं 20 लिख रहा हूँ 4s। तो ये अब इस तरफ और ये इस तरफ चला जाएगा, 4s इज इक्वल्स टू 100 माइनस 9 जो कि हो जाएगा 91, और ये s इज इक्वल्स टू 91 डिवाइड बाई 4, ये 1 ज़ा और ये लगभग हो जाएगा 20 और 23 के आसपास 23 मीटर्स। यहाँ पे हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिला तो है 23 मीटर्स, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली इस तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू हमें मिल रहा है। हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT हो और हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट तो है, तो हम डिस्प्लेसमेंट लगा लेते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल है 0, ये है 50 और ये है 0। हम यहाँ से एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं आगे, या टाइम मिल जाएगा, तो t ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई t का स्क्वायर। तो अगर हम 50 देखते हैं ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो 9.8 का आधा लगभग ये 5 का टी स्क्वायर, 5 अगर डिवाइड हुआ तो ये 10 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 हो जाएगा। रूट ऑफ 10 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, ये रूट 10 ही होगा। यहाँ पे टाइम हमें रूट 10 का मिल रहा है। इतने टाइम में अगर वो यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है
तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाकर ये भी ढूंढ सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में कि हमारा v कितना है, ये है 0 और ये है 9.8 मल्टीप्लाई बाई √10 और ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई √10 या फिर लगभग 10√10 ये हो रहा है हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा 10√10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10√10 हमारा हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि हो जाएगा 1000 और यही हम मिस कर रहे थे। 1000 में से हमारा 9 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 991। अगर हम 991 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 991, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 19 और 4 5 ज़ा ऑलमोस्ट 20 हो जाएगा क्योंकि ये आगे आके 1 होने वाला है। ये ऑलमोस्ट 250 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट 250 या 248 यूज़ कर लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 248। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो 248 मीटर्स का है और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई से वो कूदा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमारा 248 है, उसके ऊपर का 50 था। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डी वो हो जाएगा हमारा s प्लस 50 और s है हमारा 248 प्लस 50 जो कि हो जाएगा 298 मीटर्स। इसका मतलब 298 मीटर्स के डिस्टेंस से वो पैराशूटिस्ट बेल आउट हुआ होगा और वहाँ से जब वो ज़मीन पर पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर्स पर सेकेंड की। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत में क्योंकि 50 मीटर दिया हुआ है तो आप पहले टाइम निकाल लें, उसके बाद वेलोसिटी निकालें कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि हमारे पास ना तो v है और ना तो u है, अगर हम टाइम यहाँ पे कुछ और यूज़ करें तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम हमारा √10 है और इस हिसाब से ये 10√10 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि हम यहाँ पे 9.8 के बदले 10 यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आंसर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट ये अराउंड 290 के आसपास ही आएगा। ठीक, तो आप इसे एक बार 9.8 लेकर सॉल्व करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही और इसके आगे के जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, जहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ और दूसरे कुछ 1 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो और कमेंट करो।